ये डिवाइस हमारा मोबाइल फोन, क्या ये महफूज है भी या नहीं। हम सबके मोबाइल में जो सबसे ज्यादा अगर हम जाके देखें यूसेज में एक ही चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वो है व्हाट्सएप की जो हैकिंग है ये ज्यादातर एक टेक्निक के इर्द गिर्द घूमती है जिसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आपको एक ओटीपी भेजता है, जो सोशल इंजीनियर आपके साथ फोन पे होता है, आपको कहता है हाँ जी आपको भी ओटीपी आया होगा, आप काइंडली कंफर्म कर दें। आप उसको ओटीपी प्रोवाइड कर देते हैं और अल्टीमेटली आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धो बैठे। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल से पूछें तो मैं कहूँगा कि आप डिजिटल डिवाइसेस और खास तौर पे ऐसी डिवाइसेस जो एट ऑल टाइम्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनके ऊपर ऐसी सेंसिटिव चीज़ें ना रखें जिनके लीक होने के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि वंस ऑन इंटरनेट इज ऑलवेज ऑन इंटरनेट। वो सेंसिटिव चीज़ जो कि आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते, आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेके ही ना आए। बहुत कॉमनली देखते हैं वीडियोज लीक का जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। ऐसे हालात में, ऐसी कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर आप ना पिक्चर्स बनाएं ना वीडियोस बनाएं। लेकिन ये जो जैज़ कैश है, इजी पैसा है, इनमें किस तरह से फ्रॉड हो जाता है और बैंकिंग एप्स की निस्बत यहाँ पे फ्रॉड करना इतना इजी क्यों? इनके अंदर उस तरह की जो प्रोसेसेस जो स्टैंडर्ड बैंक के अंदर होती हैं थोड़े से उन्होंने लूजन अप किए हुए हैं एज पर अगेन लॉ। डेलिबरेटली ये लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हरगिज। अभी वेनेजुएला बिल्कुल रिसेंट एपिसोड है, तो वहां पे भी अब स्पेकुलेशन यही है कि जो वेनेजुएला की बिजली बंद हुई थी वो नॉन काइनेटिक मैकेनिज्म से हुई, यानी कि जहाजों का इस्तेमाल नहीं किया, साइबर का इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा सब कुछ इस छोटी सी डिवाइस हमारे मोबाइल में सिमट आया है। चाहे वो फिर हमारे बैंक अकाउंट्स हो, हमारी मालूमात हो, हमारी यादगार तस्वीर हों, वीडियोस हों, या इससे जुड़े और बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन सवाल ये है आज के दौर में कि क्या ये डिवाइस हमारा मोबाइल फ़ोन, जो कि हर वक्त हमारे साथ रहता है, सोते उठते हुए जिस चीज़ को सबसे पहले हम हाथ लगाते हैं वो हमारा मोबाइल फ़ोन है, क्या ये महफूज है भी या नहीं। और पाकिस्तान में जो स्कैम किए जा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हों, चाहे किसी भी सोशल मीडिया साइट के ज़रिए हों, वेबसाइट के ज़रिए हों, या फिर जनाब आपको आपकी मेहनत की कमाई से महरूम किया जा रहा हो, आपके बैंक अकाउंट्स हैक किए जा रहे हों। और ये जो लोग कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स हैक नहीं हुए बल्कि बैंक हैक हो गया, ये क्या है, क्या वाकई ऐसा होता है? ये सारी मालूमात जानते हैं। हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेनर हैं साइबर सिक्योरिटी के, साइबर कंसल्टेंसी का ये काम भी करते हैं और हुकूमत, बैंक्स और बड़े बड़े इदारों को ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड भी करते हैं। हमजा रब्बानी साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। हमजा साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये मोबाइल अगर स्मार्टफोन हमारा अगर ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो ये तो बेकार है। हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम अगर हमारा वहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा, डाटा नहीं चल रहा, हम वाईफाई कनेक्ट करवाते हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, उनके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? इसके मुख्तलिफ अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर मैं बात करूं, जाते हैं और अक्सर वाईफाई कनेक्ट करते हैं, और या किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वो इंटरनेट चलाने से पहले आपको एक स्क्रीन शो करते हैं और उस स्क्रीन के अंदर से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, आपको मैसेज आएगा एंड देन उसके बाद आप लॉग इन कर सकेंगे या इंटरनेट चला सकेंगे। सही। इस तरह की स्क्रीन्स को अब्यूज़ भी किया जा सकता है कि वहाँ पे आपको गूगल का पेज दिखा दें जहाँ पे आपको लॉग इन करवा लिया जाए, और उस पूरे प्रोसेस के अंदर आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगने के बाद ओटीपी जो गूगल जनरेट करता है आपको असल में फ़ोन पे आ जाए, और आप उसमें एंटर जब करेंगे अपना ओटीपी, अच्छा, तो आपका अकाउंट हैक हो जाए। तो ये चीज़ें अब्यूज़ की जाती हैं। अब जहाँ तक बात है कि जी वाईफाई रैंडम जगहों पे कनेक्ट ना करें, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। उसकी एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी। दूसरी रीज़न उसकी ये है कि कई दफ़ा एक और हैकर नेटवर्क पे मौजूद होते हुए आपके नेटवर्क की सारी ट्रैफिक अपने कंप्यूटर के थ्रू गुजार सकता है। तो उस ट्रैफिक के अंदर अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं जो इंक्रिप्शन जिस पे नहीं लगी हुई, आप कॉन्टेक्स्ट के लिए जैसे आप facebook.com लिखते हैं जी, तो आपके ब्राउजर के URL के अंदर एक लॉक का निशान बना आता है। दैट इंडिकेट्स कि आपकी ओवर द नेटवर्क ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है। ओके। इस तरह के अटैक में फेसबुक की ट्रैफिक सिक्योर रहेगी क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो हमजा साहब, ये जो हम कुछ लोग एक्सेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू अपने किसी भी सोशल मीडिया साइट को, फेसबुक हो गई या कोई भी हो गई, वो ठीक है, या फिर आपको ऐप के थ्रू जो आपने डाउनलोड की हुई है अपने फ़ोन में उसके थ्रू ही आपको लॉग इन करना चाहिए? ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑफिशियल एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड की है आप वही इस्तेमाल करें।
आप किसी रैंडम लिंक के ऊपर जाके ना करें। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वन ऑफ माय एफिलिएट्स जानने वाले, उन्होंने एक बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना था अपने कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, और उन्होंने गूगल पे उस बैंक का नाम लिखा और साथ में लिखा लॉगिन। तो आपको भी मालूम है कि गूगल बाय नेचर ऑफ बिजनेस वो सबसे ऊपर एड्स के रिजल्ट शो करता है। तो किसी बंदे ने वहाँ पे एक एड लगाया हुआ था जो सबसे ऊपर था, एक्चुअल बैंक की लिंक नीचे थी, एड की लिंक सबसे ऊपर थी। ओके। और उन्होंने गलती से ऐड की लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। हालांकि छोटा सा ऐड ब्लरी सा नजर भी आ रहा होता है, ऐसा ही है, लिखा हुआ भी आ रहा होता है, लेकिन अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते, जल्दी में नहीं देख पाते। तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, वो बिल्कुल बैंक की हूबहू वेबसाइट ही थी, और उन्होंने गलती से अपना सारे चीजें वहां पे एंटर कर दी और उनके अकाउंट से 2-3 लाख रुपया निकल गया। हमजा साहब, ये जो कुछ ऐप्स हैं हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमसे लॉगिन मांगती हैं किसी ना किसी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का, तो क्या हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे क्लिक होता है तो डायरेक्ट वो जाते हैं कि जनाब आप लॉगिन दें, दूसरी कोई बात नहीं होगी आपके साथ। इस चीज़ के दो फ्लिप साइड्स हैं जी। कई एप्लीकेशंस तो इसके बगैर चलती ही नहीं है। आपको साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक या इस तरह की आईफोन के साथ आप कर लें, आईफोन के साथ कर लें, ये चीज़ नज़र आती है। ये एक लेजिटिमेट, एक ऑफिशियली प्रोवाइडेड मैकेनिज्म तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको ज़ाहिर है अब्यूज़ भी किया जाता है। तो इसमें एहतियात इस चीज़ में है कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये बटन आप देखें, उस एप्लीकेशन को इंश्योर कर लें कि ये ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोडेड है और कोई वाकई ही जेन्युइन एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप लॉगिन कर रहे हैं। ओके। अच्छा हमजा साहब, आ जाते हैं, मेरा ख्याल है हम सबके मोबाइल में जो सबसे ज़्यादा अगर हम जाकर देखें यूजेज में, तो एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है व्हाट्सएप। राब्तों का जनाब बेहतरीन ज़रिया है और इसी का तोड़ करने के लिए इलॉन मस्क भी कोशिशें कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्सएप की स्कैमिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, हैकिंग की शिकायत आ रही हैं। लोग कहते हैं किसी पिक्चर पे क्लिक कर दिया, किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, डाटा चला गया और अकाउंट जो है वो महीनों तक रिकवर नहीं हो पाया। ये किस तरह से काम करता है, ज़रा इसको खोल कर बयान करें। व्हाट्सएप की जो हैकिंग है ये ज़्यादातर एक टेक्निक के इर्द गिर्द घूमती है जिसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि सोशल इंजीनियरिंग, हम अगले बंदे को किसी तरह से भी, किसी भी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म से उस बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दें। अच्छा, उसको डाइवर्ट कर दें, उसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दें। तो ये टेक्निक होती ये है कि किसी भी प्री कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको कॉल की जाती है कि जी आपके घर पे पार्सल डिलीवरी होनी है, तो आप उसका OTP दे दें, और होता यह है कि जी कंफर्मेशन के लिए कॉल आती है कि आपके पर पार्सल आना है, और हैकर उतनी देर में आपके फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप को अपने फ़ोन पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ओके। और उसी दौरान व्हाट्सएप, जो कि उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपको एक OTP भेजता है, और जो हैकर आपके साथ फ़ोन पे होता है, जो सोशल इंजीनियर आपके साथ फ़ोन पे होता है, आपको कहता है हाँ जी आपको भी OTP आया होगा, आप काइंडली कंफर्म कर दें। आप देखते नहीं हैं कि किस नंबर से आया है, किस सर्विस का आया है, आप उसको OTP प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। और अल्टीमेटली आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं। ओहो, तो ये जो आपका डेटा पहले तो हैक हो जाता है, इसकी रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं, और फिर फ्रॉड जो है वो आगे किस तरह से किया जाता है? कौन कौन सी इसकी शाखें निकलती हैं जिसके ज़रिए फ्रॉड किया जाता है? माली भी, डाटा के मामले में भी आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ये किस तरह काम करता है? एक दफ़ा आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो अब हैकर जो है वो आपके व्हाट्सएप से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करेगा। सही। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मैसेज करता हूँ, आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव है मेरे नाम से, तो आप उस आने वाले मैसेज को ट्रस्ट करेंगे कि मैं ही आपको मैसेज भेज रहा हूँ। तो नेचुरली हमारा जो ट्रस्ट है उस चीज़ को के ऊपर, अगर मैं आपसे कोई ऐसी डिमांड करता हूँ जो थोड़ी आउट ऑफ द वे भी होगी, तो आप उसको एंटरटेन करेंगे बिकॉज हमारा आपस में ट्रस्ट है। तो इसी तरह का एक वाकया हुआ कि एक बुजुर्ग खातून, उनको मैसेज आया उनकी अपनी सगी बहन के नंबर से। बुजुर्ग से मुराद मेरी 70-80 की एज की खातून को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया उनकी बहन के नंबर से। वो बहन उनकी आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, और उन्होंने बताया कि जी मेरे जानने वाले एक बच्चे की ऑपरेशन होना है, उनको 50,000 रुपया फौरी तौर पे चाहिए, हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उस फैमिली से वो 50,000 रुपया अरेंज नहीं हो रहा, बहुत गरीब है। तो उन्होंने देखा कि बहन के नंबर से मैसेज आया, उन्होंने बिल्कुल उस पर कोई सेकंड थॉट नहीं दी और उन्होंने फ़ौरन से वो 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद एक और मैसेज आया
कि अब मजीद 1 लाख रुपया चाहिए। उन्होंने फिर 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। इतनी देर में उनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो मुकम्मल हो चुकी, तो फिर मैसेज आया अब 4 लाख रुपया चाहिए। अब वो थोड़ा सा एक तो बात खटकी भी, और फ़ोन के अंदर ज़ाहिर है उनके पास लिमिट भी मुकम्मल हो चुकी हुई थी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जाएं, ये कैश में 4 लाख रुपया जाके जमा करा दें। अब जब वो उधर तक बात पहुंची, हस्बैंड तक बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फ़ोन करके कंफर्म कर लें कि ये मामला क्या है। जब उन्होंने फ़ोन किया तो आगे से फ़ोन पिक नहीं हुआ। उन्होंने वॉइस नोट किया, आगे से जवाब नहीं आया। वो मैसेज सुन तो रहे थे, जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। डबल टिक आ रहे थे, ब्लू हो रहा था। अच्छा। तो पता ये चला कि उनकी सिस्टर का अकाउंट हैक हो गया था, और उनकी सिस्टर के फ़ोन से लोग मैसेज कर रहे थे, जो हैकर्स थे। और हैकर्स ने इसी तरह की स्टोरी जो मैंने आपको पहले बताई, उस स्टोरी को इस्तेमाल करते हुए उनका फ़ोन हैक कर लिया। यानी ये जो हम सुनते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनके साथ भी फ्रॉड हो गया, कोई ये था एक्स ऑफिसर था लेकिन फ्रॉड हो गया, उसकी वजह यही है कि वो एतमाद का इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारा अपने रिश्तों पे होता है उसके साथ। अच्छा चलो, ये तो हो गई व्हाट्सएप की हैकिंग और ये वो सारी चीज़ें। अगर आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसके रिकवर होने के किस तरह से चांस, और खुदा ना खास्ता अगर किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, उससे कौन से काम जो है वो फौरी तौर पर करने चाहिए आप समझते हैं? आपको व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह का डाटा आप मत रखें जो सेंसिटिव नेचर का हो। ओके। आप जनरली स्पीकिंग, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछते हैं तो अक्सर आपको कहेंगे कि जी आप गोलगप्पे ना खाएं क्योंकि वो पके हुए नहीं होते और उस तरह। ओके। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल से पूछें तो मैं कहूँगा कि आप डिजिटल डिवाइसेस, और ख़ास तौर पे ऐसी डिवाइसेस जो एट ऑल टाइम्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उनके ऊपर ऐसी सेंसिटिव चीज़ें ना रखें जिनके लीक होने के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। ओके। कोई ऐसी सेंसिटिव पिक्चर्स, कोई वीडियोस, कई ऐसे मैसेजेस जो कि अगर किसी और के हाथ आ जाएं तो प्रॉब्लम हो, आपको नहीं पता कि कब आपके साथ ये एपिसोड हो जाए। तो अगर खुदा ना खास्ता ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आई एम सॉरी टू से इसका कोई इलाज नहीं है, कि ये कोई इलाज नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि वंस ऑन इंटरनेट इज़ ऑलवेज ऑन इंटरनेट। तो कहीं ना कहीं और भी देखा जा रहा होता है, कहीं ना कहीं तो देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा होता है। आप ये जितने भी सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं, ये किसी के तो कंप्यूटर की कंप्यूटेशन और स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए हम ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़। आप व्हाट्सएप से वैसे तो मैसेज भेज रहे हैं जी, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे भी तो कोई एक नेटवर्क मौजूद है, कोई प्रोसेसिंग पावर मौजूद है, कोई स्टोरेज पावर मौजूद है जो आपकी भेजी हुई इमेज को पूरी दुनिया में घुमा के कहीं भी किसी नंबर पे भी भिजवा देती है। तो इसके पीछे भी कोई एक मैकेनिज्म है, कोई है जो उसको स्टोर कर रहा है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी सोचने की बात है कि इसके सिंपल ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हाई है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसकी सिर्फ सर्वर्स की रनिंग की बिजली की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम सोच नहीं सकते। तो ये आपको कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले तो ले रहे होंगे लाजमी तौर पे, कुछ ना कुछ तो बहरहाल निगरानी तो चल रही है कहीं से। अच्छा उसामा, इसमें से दो बातें निकलती हैं। एक तो आपने कहा कि जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड आपकी डिवाइस है, बड़ी इंफॉर्मेटिव आपने ये बात की है, उसमें आप अपनी कोई सेंसिटिव चीज़ें मत रखें। डाटा सेव कहाँ करें आप अपना, ये भी बड़ा अहम सवाल है, और इजीली जान जहाँ आप सेव कर सकें। नंबर 2, ये दोनों सवालों का जवाब आप बारी बारी दीजिएगा कि ये जो हम समझते हैं कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रप्टेड है, इंक्रिप्शन आ रही है, इससे हमारी चैट सेफ है, हमारा डेटा सेफ है, ये हमारा गुमान दुरुस्त है या नहीं है? अच्छा, पहला सवाल आपका कि डेटा को स्टोर कहाँ करें। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ऐसा हमजा साहब अपना डाटा कहाँ सेव करते हैं? ये तो मैं नहीं आपके चले हमारा बता दें, हम कहाँ सेव करें? वो सेंसिटिव चीज़ जो कि आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते, आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेके ही ना आए। ओके। बहुत सारे लोग, हम बहुत कॉमनली देखते हैं वीडियोस लीक का जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। ऐसे हालात में, ऐसी कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर आप ना पिक्चर्स बनाएं ना वीडियोस बनाएं, क्योंकि उसके बहुत सारे स्टेप्स पॉसिबल हैं कि वंस इन द फोन, तो फ़ोन की मेमोरी में से भी कोई फिजिकल एक्सेस के साथ निकाल सकता है। आप ओवर द नेटवर्क किसी को भेजते हैं, आप किसी को ट्रस्ट करके स्नैपचैट, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, व्यू वंस करके भी भेजते हैं, तो अगला बंदा किसी और मैकेनिज्म को यूज़ करके वहाँ से निकाल सकता है। फिर कहीं और स्टोरेज भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसी कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर चीज़ बनाएं ही नहीं। अगर आप बना रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं तो ख़ास तौर
अव्वल तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम उन चीज़ों की बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यस, उनको आप इनक्रिप्टेड एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्म में अपने पास स्टोर करें। एट ऑल टाइम्स उन पे पासवर्ड लगा होना चाहिए। जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है या कोई एक्सेल शीट है जिसमें कोई सेंसिटिव बात होगी, तो वो बैंक की तरफ से भी हमें मेल में कुछ चीजें आती हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, बिल्कुल। यस, और ये जो हमारा गुमान है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स हैं, वैसे भी क्या वो सेफ होती हैं? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अपनी जगह पे तो इनक्रिप्शन एग्जिस्ट करती है एंड वो काफ़ी हद तक सिक्योर भी है। उसका मकसद वही है जो मैंने पहली एग्जांपल एयरपोर्ट या कॉफ़ी शॉप की दी, कि अगर आप बैठे हैं, आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैफिक किसी हैकर के कंप्यूटर से जाए तो उसको वो नज़र ना आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो उसका मकसद वो पूरा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इस तरह के हैकिंग सिनेरियो में जहाँ पे आपका व्हाट्सएप क्लोन हो जाता है, आपका व्हाट्सएप किसी और के फ़ोन में ओपन हो जाए, क्लोन हो जाए, या व्हाट्सएप वेब अगर आपने इस्तेमाल की हो तो आपको मालूम होगा कि वहां पे जो मैसेज आपको फोन पे आता है वही मैसेज आपके व्हाट्सएप वेब के ऊपर आता है। बिल्कुल ठीक, रिंग भी उसी तरह से होती है दोनों तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो उसमें आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड एक फीचर है एप्लीकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ कि आप अपनी डिवाइसेस मल्टीपल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो उस केस में अगर किसी और ने लॉगिन कर लिया तो उसको भी आपको मैसेज की कॉपी मिल जाएगी। हमसे सब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़रा व्हाट्सएप पे इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि हर बंदा ये यूज़ करता है। बहुत कम शाज़ो नाज़िर ही होगा कि कोई व्हाट्सएप यूज़ ना कर रहा हो, वरना हम में से जितने भी ये देख रहे हैं व्हाट्सएप लाजमी यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में जब हम लॉगिन करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हम करते हैं? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो हमें एक्टिव रखना चाहिए। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अपने एंड पे हमने की होती हैं जिसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप भी हैक होता है? आम तौर पे हम उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिन डिवाइसेस के अंदर क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। ये डिवाइस आपका लैपटॉप भी हो सकती है, ये डिवाइस आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकती है। हम में से हर बंदा ही तकरीबन किसी न किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को अपने पास चला रहा है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लेके आपके कोई ना कोई और ऑफिस की चीज़ें, आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ अक्सर लोग क्रैक इस्तेमाल यानी लाइसेंस नहीं है आपका? लाइसेंस नहीं है। आपको एक अलग से एग्जीक्यूटेबल मिलती है और उसके साथ लिखा होता है कि अगर आपने इसको चलाना है और एक्टिवेट करना है सॉफ्टवेयर को तो एंटीवायरस को बंद कर लें। ठीक, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आप उसको जरा शट डाउन करें, पहले आप हमारी एग्जीक्यूटेबल चलाएं, यानी बॉर्डर से आप अपनी फौज हटा लें। जी जी और फिर आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो जब आप ये काम करते हैं तो आपकी कंप्यूटर के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को काफी हद तक एक्सेस आ जाती है और आप कि कंप्यूटर पे वो जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर को क्रैक कर रहा है साथ में कोई और काम भी कर सकता है। जैसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोगों के पासवर्ड्स लीक हो जाते हैं। पासवर्ड्स इसलिए लीक होते हैं क्योंकि उनके ब्राउज़र में वो पासवर्ड स्टोर होते हैं और जब वो सॉफ्टवेयर इस तरह से क्रैक करते हैं तो वो ब्राउज़र से पासवर्ड निकाल के अपने पास भिजवा लेते हैं। ओके। अच्छा हमजा साहब, अब थोड़ा सा इससे निकलते हैं व्हाट्सएप से और स्नैपचैट की तरफ आते हैं। उससे कुछ लोग बड़ा सेफ समझते हैं कि वन टाइम है जनाब, चैट जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी भी उस तरह से सामने नहीं आ सकती और आपने जो भी किसी से जिस नौयत का भी रब्ता रखना है आप इसीलिए रख सकते हैं। लेकिन एक स्नैपचैट वाला बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, इंटरपोल तक इन्वॉल्व हो गई थी, वो क्या था, ज़रा वो तो हमारे नाजरीन को बताएं। एक स्कूल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई, जैसे हमारे यहाँ ड्रामाज या टैबलोज या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर कोई प्लास्टिक की गन बच्चे लेके आए थे उस शो के लिए और उसमें कोई भी एक्टिंग थी। उन्होंने अपने एक दोस्त को उस गन की पिक्चर लेके स्नैपचैट के ऊपर मैसेज सेंड किया। तो स्नैपचैट की टीम जो सारी मैसेजेस को मॉनिटर करती है, यानी आप कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, फिर वही बात आ गई है इसके अंदर। बिल्कुल, स्नैपचैट तो ये बताता भी है अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कि हम लोग मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं ना। हम वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इज। तो उनके एआई मॉडल्स लगे हुए हैं जो उस चीज़ को बेसिकली एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने अलर्ट जनरेट किया, इंटरपोल को बताया, इंटरपोल ने एफआईए को बताया एंड देन वो पुलिस उसी वक्त स्कूल के अंदर आ गई कि खुदा ना खास्ता कोई टेररिज्म की एक्टिविटी होने वाली है, खुदा ना खास्ता। तो उन्होंने बाद में पता चला कि नहीं, बच्चों का कोई शो था इस तरह का, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई इन्फॉर्म करने की मैकेनिज्म है। ये एक्चुअली डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू हुआ जब हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत कॉमनली इस तरह के गन कल्चर जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे लीगलाइज है। हाँ, उधर लीगलाइज है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में इस तरह के वाकयात होना शुरू हुए।
तो उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस बनाया, Okay. उनकी गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज तो भी किया। कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है, ये निगरानी तो ठीक है इस पे तो एतराज नहीं हो सकता। ऐसे ही है, बस प्राइवेसी का यही एक थोड़ा सा डिलेमा है कि हाँ। किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत भी है और किसी चीज़ के लिए इसको अब्यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर देखें हमजा, तो एक वाकया आपने शेयर किया, एक छोटा सा वाकया मैं शेयर कर देता हूँ जो कि बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से हमें पता चला। लाहौर में एक, आपको याद होगा कि एक बड़ी पार्टी हुई थी गुलबर्ग के इलाके में, बिल्कुल। और रात गए, हेलोवीन पार्टी थी, वहाँ पे रेड हुई पुलिस ने। अब वो पुलिस को इस तरह से पता चला, अब पुलिस वाले भी सारी ऐप्स तो यूज़ करते हैं, ऑफिसर्स आपको पता है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन्होंने देखा कि ये सारा एरिया रेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है वो फीचर है, आप भी अगर देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं कि मैप के अंदर वो एरिया रेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रीक्स शेयर हो रही होती हैं, बहुत सारा पोस्ट लग रही होती हैं, स्टोरीज लग रही होती हैं। तो जनाब उन्होंने उस बुनियाद पर वहाँ पे छापा मारा, और ये इतनी बड़ी जो उन्होंने पार्टी है वो उन्होंने पकड़ी, एक्सपोज की। तो ये भी एक इसका आप कह लें कि नुकसान हो सकता है। इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा हमजा साहब, अब हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट्स की तरफ, बैंक्स की तरफ। आप चूँकि कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, तो सारी मालूमात तो आप हमें ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसी हद तक जो कि लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, क्योंकि लोग हम देखते हैं कि बेचारे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, वो बैंक वाले नहीं उन्हें मुंह लगा रहे होते उसके बाद, और वो इतने परेशान होते हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने ये सोच के बैंक अकाउंट्स में रखी होती है कि यहाँ पे सेफ है, ऐसे कुछ नहीं होगा, घर से तो चोर ले जाएगा। तो ये जो साइबर चोर हैं, ये किस तरह से वारदात करते हैं, जो लोग कहते हैं, ये इनको भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी आप कीजिएगा कि हमारा बैंक हैक हो गया। वो बैंक हैक होता है या बैंक अकाउंट हैक होता है? क्योंकि ऑब्वियसली बैंक का तो बहुत बड़ा सिस्टम होता है। बैंक अकाउंट हैक होने में और बैंक हैक होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हम बैंक अकाउंट हैक होने की फिलहाल पहले उसकी बात तरफ कर रहे आते हैं। ओके। हमारे अक्सर बैंक्स की तरफ से हमें मैसेजेस, बल्कि ये इंफॉर्मेशन टीचिंग या ट्रेनिंग के तौर पे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि बैंक इस नंबर से किसी को कॉल नहीं करेगा, कोई Yes. बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपसे OTP नहीं मांगेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, और उसके रीज़न ही ये है कि जनरल पब्लिक को अवेयर करें। ठीक। असल प्रॉब्लम बैंक अकाउंट हैक होने के पीछे लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों की सही। नॉलेज कम होने की वजह से ये अल्टीमेटली एक्टिविटी हो रही होती है, और इसका प्रोसेस भी वही है जो व्हाट्सएप हैकिंग का है। आप अच्छा। जब किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP इन्वॉल्व होता है, और वो आने के बाद आप किसी को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करें एंड देन पासवर्ड पैसे ट्रांसफ़र कर लें, जी। तो वही प्रोसेस हैकर या इसी तरह से कर रहे होते हैं। एक और स्कैम बहुत कॉमनली आना शुरू हुआ कि जब ये वाला काम थोड़ा सा फेल अप होना शुरू हुआ, जी। लोग OTP नहीं बता रहे, अवेयरनेस आना शुरू हुई, तो लोग फ़ोन करके एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जी आपके भांजा हमने गिरफ्तार कर लिया है, हम पुलिस वाले हैं। यस, इस वेरी तरह- कॉमन। बहुत कॉमन, सबको कॉल्स Recently, आई हैं, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ये लोग सीनियर सिटीजन्स को मैसेज करते कि ये उससे भी पहले हमजा साहब, मेरा सवाल है, ये डेटा इन तक जाता कैसे है? कोई तो है जो अंदर से इन्हें डेटा लीक करता है कि अगर मेरा कोई भांजा भतीजा है तो इन्हें किस तरह से पता वो है? अच्छा, पहली बात, इनको नहीं पता होता कि वो भांजा और भतीजा है। ओके। वो आपसे कहते हैं कि जी आपका एक भांजा है, आप खुद बताते हैं हाँ जी ये नाम है उसका। ओ, आप परेशानी के घबरा के आप उस आलम में आप बता देते हैं। एग्जैक्टली। जैसे एक और जानने वालों से रब्ता हुआ, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का स्कैम हुआ कि उनको कॉल आई कि जी मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ या मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ और मैं आपका भांजा बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने थोड़ी देर खामोश रहे, उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना ही नहीं मामू जान। अब उन मामू जान का एक ही भांजा होगा जो कनाडा में था, तो उन्होंने कहा आप फलाने बात कर रहे हैं, साहब बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं फलाना साहब बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ से नाम किया, पिक किया, एंड देन आगे कॉन्वर्सेशन चली और अल्टीमेटली 4-5 लाख रुपए का स्कैम हो गया। ओके ओके। और उन्होंने बेसिकली उसमें ये कहा कि मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ, मैं यहाँ से किसी को पैसे भेजने थे, मुझे 4 लाख रुपया मुझसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे, तो ये 4 लाख रुपया आप भिजवा दें, मैं आके ना आपको डॉलर्स में ही पैसे पकड़ा देता हूँ। सही। तो वो अब जाहिर है भांजे ने बड़े अरसे बाद कॉल की, तो उन्होंने उसको ऑब्लाइज करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली हो गया। तो ये बहुत कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। वो मोहब्बत और शफकत जाग गई और फिर कर दिया और फिर बाद में फंस गए। अच्छा हमजा, ये तो बात होगी कि चलें वो एक अंदाज़ा लगाते हैं, हवा में तीर चलाते हैं, तुक्का लगाते हैं। एक तो ये आपने नेटफ्लिक्स की मूवीज़ में भी देखा होगा, इंडिया की मूवीज़ हैं, जमतारा हम नाम ले लेते हैं उसका, कि किस तरह से उन्हें बाकायदा डेटा बेचा जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन बेची जाती है। ये जो कारोबार है ज़रा काला, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें, ज़रूरी है।
मैं अपना ही वाकया बता देता हूँ। मैं पिछले दिनों एम्पोरियम गया, मैंने वहाँ पे कुछ शॉपिंग की, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की है तो आपको हम एक मेंबरशिप कार्ड देंगे, इसके ऊपर आपको 5 से 10% ऑफ मिलेगा। मैंने वो कार्ड बनाने के लिए अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे दिया, जो कि आमतौर पे मैं नहीं देता। एंड जिस दिन से वो मैंने फ़ोन नंबर दिया है, उस दिन से लेके आज तक मुझे इतनी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, वो मार्केटिंग की सूरत में हो या वो स्कैम कॉल्स की सूरत में हो, तो वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो हमजा साहब, इसी तवज्जुद से आपके एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं, ये जो हम किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं आपका नंबर, जैसे पता नहीं बिल के ऊपर प्रिंट करना उन्होंने या आपको उस पर डिस्काउंट देना है, ये हमें नंबर अपना पर्सनल देना चाहिए वहाँ पे? असूली बात अगर करें और कोई लॉ आपको अब्लाइज नहीं करता ये देने के लिए, ये अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए आपको देते हैं, आपसे मांगते हैं वो, तो जनरली अवॉइड करें तो बेहतर है, ताकि आपको तो बिला वजह की मार्केटिंग कॉल्स भी ना आए, और अल्टीमेटली ये डेटा जहाँ पे मार्केटिंग की टीम्स को मिल सकता है तो वहाँ पे इस तरह के लोगों को भी मिल जाता है जो कि इस पर्पस से परचेज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा हमजा साहब, ये तो हो गए कि अकाउंट्स किस तरह से हैक होते हैं। अब बैंक्स जिनके आप मददगार रहे हैं जिनको आप बताते हैं कि भाईजान ये लूप होल है, इन्हें बंद कर लें, मतलब उसे एथिकल हैकिंग कहते हैं हम, आप बताते हैं, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं। अब बैंक्स किस तरह से हैक हो जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक्स हैक होने के हमारे हिस्ट्री के अंदर कुछ गिने चुने वाकयात हैं। अच्छा, जैसे उसके अंदर एक बांग्लादेश का बैंक हैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी एक इसी तरह का एपिसोड है, लेकिन उन बैंक के हैक होने के पीछे एक तो पूरा मुनज़्ज़म गैंग जो कि नेशन सपोर्टेड गैंग होता है वो इन्वॉल्व था, जिसको हम APT ग्रुप्स भी कहते हैं, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ओके। और ये फंडेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स होते हैं, और ख़ास तौर पे इस चीज़ के अंदर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट काफ़ी मशहूर है। अच्छा। कि वो इस तरह के ग्रुप्स को फाइनेंशियल गेन्स के लिए फंड करती है। आमतौर पे दुनिया की गवर्नमेंट जिन ग्रुप्स को गेन के लिए जो गेन्स वो लेना चाहती हैं इस तरह के हैकिंग ग्रुप से, वो एस्पिनाज के दायरे में होती है आमतौर पे। हुकूमतें भी पुष्ट पनाही करती हैं, बैक करती हैं। बिल्कुल करती हैं। वो उन हैकर्स को इस्तेमाल करके दूसरे गवर्नमेंट के सीक्रेट्स एंड डेटा इस तरह की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं। ख़ास तौर पे नॉर्थ कोरिया जो है वो ये सब की जगह फाइनेंशियल, आपको पता है कि उनके ऊपर वैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए फाइनेंशियल गेन के लिए भी हैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जो प्रॉपर रिसर्च हुई वो बांग्लादेश के बैंक के ऊपर हुई थी कि उन्होंने किस तरह से उसको हैक किया। तो उसके अंदर उन्होंने वो टाइम चूज़ किया जब आपकी एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ आने वाली हैं, जैसे ईद की हॉलीडेज़ और इस तरह की हॉलीडेज़, रात के टाइम किया, वीकेंड के ऊपर किया अटैक, और वो उन्होंने अटैक एग्जीक्यूशन उस टाइम पे स्टार्ट की। अटैक तो कई महीनों पहले हो चुके हुए थे, एक्सेस वो ले चुके हुए थे, बैंक के सारे सिस्टम्स को वो हैक कर चुके थे। जो लोग IT से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक IT एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होते हैं। सही। तो वो IT एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस हैकर रिमोटली ले लेते हैं। ओके। और वो जब वो एक्सेस ले लेते हैं और वो हर कंप्यूटर के अंदर स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं और हर कंप्यूटर के हर डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के केस में उन्होंने कुछ इसी तरह का किया कि जो मेन ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने वाला सिस्टम था उसको शट डाउन किया और अपना फेक ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने का सिस्टम सेटअप कर दिया। और वो सिस्टम उनकी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करता रहा, जो कि फिर आगे प्रोसेस होती रही। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने फिर ATM से पैसे निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेशी। हमजा साहब, ये तो आपने एग्जांपल भी हमें बताई बड़ी ज़बरदस्त, और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि आपका जो इनफरादी अकाउंट है वो किस तरह से सेफ हो सकता है, किस तरह से हैक होता है। चलें, ये बैंक अकाउंट्स जो हैं ये तो किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक हम इन्हें कह सकते हैं सिक्योर हैं, सेफ़ हैं, लेकिन ये जो जैज़ कैश है, इजी पैसा है, आप साइबर क्राइम में जाएँ, आपको इससे रेलिवेंट बहुत सारी शिकायत सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे नित नए फ्रॉड सुनने को मिलते हैं। इनमें किस तरह से फ्रॉड हो जाता है, और बैंक्स की निस्बत, बैंकिंग ऐप्स की निस्बत यहाँ पे फ्रॉड करना इतना इजी क्यों है? क्योंकि ये एप्लीकेशंस बनी ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी एक्सेस टू योर फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है। ओके। इनके अंदर उस तरह की जो प्रोसेसेस जो स्टैंडर्ड बैंक के अंदर होती हैं वो थोड़े से उन्होंने लूजन अप किए हुए हैं एज पर अगेन लॉ, नॉट कि इनकी अपनी कोई डेलिबरेटली ये लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हरगिज। इनको स्टेट बैंक ऑथराइज करता है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को लूजन अप कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिवली जो हमारे प्राइमरी बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट
आ सकती है। माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर आपकी लिमिट 1 लाख 2 लाख 2 लाख हो सकती है। ठीक, तो बिल्कुल इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा उसको लूजन अप किया है कि ताकि और ये आम लोग ज्यादा यूज करते हैं, सादा लोग अफराद जिन्हें कम पढ़े लिखे आप कह लें वो ज्यादा यूज वो करते हैं ज़्यादा इसको, इस्तेमाल, क्योंकि इसको बनाना आसान है, इसके और लिए फिजिकल अमाउंट भी जाना, उनकी उतनी होती है, अमाउंट भी थोड़ी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उन लोगों को स्कैम कर लिया जाता है। एक बहुत कॉमन स्कैम जो जैज़ कैश पे किया जाता है वो ये कि अगर आप नोट करें कि जैसे बुकिंग टिकट बुकिंग की एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे आप Yes. अपना जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट का प्रोसेस जब इनिशिएट करते हैं तो वो आपसे OTP मांगने से पहले आपसे वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। और वो डिडक्शन जो होती है वो एक जैज़ कैश अपने पास काइंड ऑफ रिजर्व कर लेता है कि आप Okay. उतनी दौरान में कहीं और ट्रांसफर ना कर लें, सही, ताकि वो प्रोसेस हैम्पर ना हो। तो होता क्या है कि हैकर आपको उस टाइम पे फ़ोन करता है। मैं एक और वाकया बताता चलूं कि जी जरूर, क्यों नहीं, एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं आपके पास और उनमें सीख है हाँ, सब में। एक साहब मुल्क से बाहर थे, तो उनको कॉल आती है व्हाट्सएप के ऊपर कि जी मैं जैज़ कैश से बात कर रहा हूँ और आपके अकाउंट से 10,000 रुपया डिडक्ट हो गया है। ओके, तो उन्होंने उसी वक्त अपना जैज़ कैश ओपन किया और देखा वाकई ही उसके पास जहाँ 15,000 थे तो अब सिर्फ 5,000 रह गए और 10,000 रुपया नहीं है। तो हैकर ने कहा कि अगर आपको ये 10,000 रुपया चाहिए तो आप मेरे साथ ये प्रोसेस फॉलो करें, मैं आपको 10,000 रुपया रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने कहा आप जायज़ कैश, बड़ा रैम दिल उसने साबित किया खुद को। बिल्कुल जी, मैं आपको ये पैसे वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जायज़ कैश में लॉगिन करें, नोटिफिकेशन में आ रहा है, पहली नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें। अब आप उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स को थोड़ा देखें कि आपको बस वो फौरी आपसे क्लिक करवाना चाह रहे हैं। हालांकि उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि जी 10,000 रुपीज हैव बीन चार्ज्ड बाय दिस एंड दिस कंपनी और आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है, डू यू वांट टू प्रोसीड, इस तरह की बात उन्होंने पूछी हुई थी। आपने जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, आपसे वो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है जिसमें आपने ट्रांजैक्शन पिन देना होता है। हैकर ने उनको गाइड किया कि आप वो पिन एंटर करें। ही वाज स्मार्ट इनफ, उन्होंने पिन एंटर नहीं किया और वहाँ पे उसको थोड़ा सा जाहिर है फिर वो उस लैंग्वेज में बात की जिसमें ये लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन बात ये है कि वो अगर आप एंटर कर दें तो पास पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। एक फियर फैक्टर क्रिएट कर देते हैं कि जी 10,000 रुपया कट गया, लेकिन असल बात यह है कि वो थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाएंगे। वो कटता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रिजर्व हो जाता है कि आप वो 10,000 रुपए कहीं और इस्तेमाल ना कर लें। ओके, और जो प्रोसेस आपने इनिशिएट किया, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप OTP उस पे एंटर नहीं करेंगे तो वो आपके पैसे नहीं कटेंगे, अगले को मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। जी, वापस आने के भी मैसेज आ जाता है। डिडक्शन का भी एक, जब आप दराज पे भी करके देख लें, आप किसी और ऐप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत है जहाँ पे जैज़ कैश एज ए पेमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है, वहाँ पे अगर आप वेबसाइट के ऊपर अपना फ़ोन नंबर डालें और साथ में मेंशन कर दें कि जितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होनी है, तो थोड़ी देर के लिए पैसे आपके रिजर्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अब्यूज़ करते हुए लोग क्या करते हैं कि ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जी खलबली मचा देते हैं। हाँ, 10,000 रुपया कट गया है, आपको वापस चाहिए तो आप OTP एंटर करें अपना, या पिन एंटर करें, जो T पिन भी कहते हैं। वो एंटर जैसे ही आप करते हैं तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो जाती है। ओके, तो आपने वो कभी भी एंटर नहीं करना। यानी जहाँ पे OTP का वर्ड आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए फौरी तौर पर। जी जी, जी। एक केस मैं हमजा साहब मुझे भी याद आ गया, एक टायर शॉप वाला, तो उसने बताया कि रात गए मेरे पास कुछ कस्टमर आए, 2 कस्टमर थे, बाइक पे आए और उन्होंने मुझसे कुछ टायर खरीद लिए 4 और अच्छी खासी अमाउंट बनती थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम आपको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैज़ कैश की तरफ से मुझे मैसेज भी मौसूल हो गया। मैंने उसको फौरी देखा और मैंने जेब में डाला और मैं काम में लग गया। वो टायर लेकर वहाँ से निकल गए, रफू चक्कर होकर। जब बाद में वो कहता मैंने अपना अकाउंट खोल के देखा तो उसके अंदर पैसे नहीं थे। अब ये क्या निज़ाम है कि मैसेज आ गया, मैसेज भी जैज़ कैश कर रहा है और जैज़ की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो अकाउंट में पैसे नहीं है। ये भी कोई इसी तरह का कोई फ्लॉ होगा जहाँ पे उन्होंने पैसे इनिशिएट किए एंड देन मैसेज आ गया, और वो ज़रूरी नहीं है कि मैसेज के अंदर एग्जैक्टली ये लिखा हो कि पैसे आ गए हैं। पैसे आ गए हैं, यस। उसके अंदर पूरा मैसेज भी आपको शो नहीं होता छोटे मोबाइल्स की स्क्रीन के ऊपर। एग्जैक्टली, वो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। आमतौर पे बेचारे इस तरह के जो लोग हैं, इनको पढ़ना भी, उर्दू भी पढ़ना भी मुश्किल से आती है और इंग्लिश तो चले एक थोड़ा सा और हिसाब हो जाता है। yes. तो अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये भी होता है कि वो मैसेज कुछ और होता है, या वो अपने पर्सनल नंबर से मैसेज कर देते हैं। ओके, तो वो नॉर्मल नंबर से अगर मैसेज कर दें और अगर आप मैसेज का सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे कि सेंडर कौन है, तो कई दफ़ा ये चीज़ भी हो जाती है। हमजा साहब, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है
उसका हमने जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अब मुझे भी मेरे बिल में है, कुछ लोगों ने राब्ता भी किया कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो गए हैं। और हम अपना भी इंस्टा अगर खोल लें, मतलब आपके अगर थोड़े से भी फॉलोअर्स हैं तो आप देखेंगे आपको कि इस तरह की कोई प्रमोशनल मैसेजेस आए होते हैं इनबॉक्स के किसी कोने खदरे में, वो लिंक्स आ रहे होते हैं और वो बड़ा वो बता रहे होते हैं कि जनाब हमने कोई बड़ी स्क्रूटनी की और उसके बाद हमने आपको सिलेक्ट किया है, ऐसे ही आप ये बन जाएं, आप वो बन जाएं। इनमें कितनी हकीकत होती है, इनकी साइंस क्या है इंस्टाग्राम हैक होने की? इंस्टाग्राम हैक होने में अक्सर होता यह है कि आपको लिंक आती है, जैसे अगेन हम इस फील्ड से हैं तो लोग कांटेक्ट करते रहते हैं और Yes. अपनी स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। तो एक जानने वाले ने बताया कि मुझे एक लिंक आया इसी तरह से और उसके अंदर एक थोड़ी सी इमेज, जैसे जैसे आप प्रीव्यू कहते हैं इमेज, वो शो हो रही थी और साथ में मैसेज लिखा क्या ये आपकी पिक्चर है। तो उन्होंने क्यूरोसिटी के अंदर उस लिंक पे क्लिक किया एंड देन जैसे वो क्लिक करते हैं तो नॉर्मली प्रोसेस ये है कि इंस्टाग्राम लिंक को अपने ही इन बिल्ट ब्राउजर के अंदर खोलता है। जब वो ब्राउजर में वो लिंक ओपन हुई तो सामने इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज आ गया। उनको ये लगा कि उन्होंने जब लिंक पे क्लिक किया तो उनका इंस्टाग्राम किसी वजह से लॉग आउट हो गया है, तो अब उनको जरूरत है कि वो इंस्टाग्राम दोबारा से लॉग इन कर लें। अच्छा, तो उस पे और हैकर ताक लगाए बैठा था कि और वो पासवर्ड वेबसाइट एंटर करें। ही हैकर ने बनाई हुई थी। ओ, तो वेबसाइट पे जब उन्होंने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद ओटीपी एंटर किया तो वो वापस रीडायरेक्ट हो गए अपने ऑफिस पुराने इनबॉक्स के ऊपर और उनको लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हैकर का वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड था। यानी वो अकाउंट दो जगह पे फिर लॉग इन था, एक आपके पास और एक हैकर के पास। ओके, और जब आपका अकाउंट एक से ज्यादा जगह पे लॉगिन हो जाए तो आप सेटिंग्स में जाके दूसरी जगह को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो वो शो भी कर देते हैं आपको अगर आप चेक करना चाहें तो कि आप किस डिवाइस से लॉग इन हैं, किस से नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर हैकर्स क्या करते हैं कि आपको एक तो लॉग आउट कर देते हैं दूसरी डिवाइस से और साथ में आपका जो रिकवरी फोन नंबर है और ईमेल है वो चेंज कर देते हैं। तो उससे आप जो रिकवरी का प्रोसेस है फॉरगॉट पासवर्ड में जाके वो भी अब फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो नंबर था वो चेंज हो चुका हुआ। अच्छा हमजा, हमें ये बताएं कि 5 या 3 कोई ऐसे अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे फ़ोन को, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रख सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि आप किसी भी आने वाली फ़ोन कॉल के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ख़ास तौर पे जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो किसी भी शेप एंड फॉर्म में हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, तो आप उसको बहुत ध्यान से देख के समझ के उसके ऊपर रिएक्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये। राइट। उसके अलावा आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप्स के अंदर कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रैक गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ भी आप अवॉइड करें कि इस तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल ना करें। कोई एपीके आए, कोई व्हाट्सएप पे भेजे, आप उसको इंस्टॉल ना करें। उनकी परमिशंस को ज़रूर चेक करें। प्ले स्टोर से भी जो इंस्टॉल करें वो भी ध्यान से देख के इंस्टॉल करें। और आखिर में आप अपनी कोई भी सेंसिटिव चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में मत रखें और साथ में जो भी चीज़ आपने रखनी है जो आपकी काम से रिलेटेड है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमजा, हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कोई कवानीन मौजूद हैं, हेल्प करते हैं विक्टिम्स को इस मामले में? बिल्कुल करते हैं। डिपेंड करता है कि केस की नौयत क्या है। एफआईए का डिपार्टमेंट पूरा है हमारे पास जो इस चीज़ कोई केस हाईलाइट होगा फिर ही काम करेंगे। कोई वीडियो कहीं ना कहीं से अगर जारी कर दी गई है या लीक हो गई है तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अब देखिए लाइमलाइट में आएगी तो उज़ैर, ये हमारा एक जनरल परसेप्शन तो है, बिल्कुल इसी तरह का है। हम शायद हर इदारे के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे कहीं पे ठीक भी है लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है। इदारे कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, अपने अपने लेवल के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। जितना हो सकता है इनसे ये अपने एक दायरा कार में रहते हुए वो चीज़ें कर रहे होते हैं। आईटी एंड इस डोमेन का अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे पास ये सर्वर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो एफआईए जैसे इदारे को लेटर लिखना पड़ता है यूएस एम्बेसी को, एंड देन उनके थ्रू कंपनी तक जाता है लेटर के जी ये इशू है, इसके ऊपर सॉर्ट आउट करें। तो आप सोचें कि एम्बेसी कितने लेटर्स को एंटरटेन कर सकती है या नेचुरली उनके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, तो वो भी देखते हैं कि कौन से केस को हैंडल करना है। मतलब ओटीपी, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि ओटीपी आपका यहाँ से जाता है, शॉपिंग किसी और मुल्क से हो रही होती है, किसी और कंट्री से हो रही होती है और फिर कोई उसका हल नहीं होता, किसी के पास हल नहीं होता। अच्छा हमजा, सबसे सेंसिटिव और हार्ड टॉपिक हमने लास्ट में आपके लिए बचा के रखा है, साइबर वॉरफेयर। बड़ा चर्चा हम सुन रहे थे और मई वॉर के बाद तो जनाब खुलकर सामने आ गया पाकिस्तान और इंडिया के मार्के में
ये बताइए ये काम किस तरह करता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? हमने देखा उनकी ट्रेन्स जो हैं वो उनको जनाब जैम कर दिया गया, वो सारा निज़ाम उनका रुक गया, तैयारों को लॉक किया गया, उनके सिस्टम्स को बंद किया गया। ये सब काम कैसे करता है? और अब मॉडर्न वॉरफेयर में अगर हम देखें तो इसकी कितनी ज़रूरत है? देखें, ये जो डोमेन है वॉरफेयर की, ये किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन्स बनाती हैं। ओके। तो इन्हीं कंपनीज को पता है कि ये मेडिसिन का की डोजेज किस तरह से चेंज करें तो ये मेडिसिन पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। तो ये अगर कोई बंदा इसको वॉरफेयर के पार्ट के बायो वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहे तो वो नेचुरली उनको यूज़ कर सकता है। राइट। सेम गोज फॉर साइबर। साइबर में भी जहाँ पे डिफेंस है तो वहाँ पे ऑफेंस का ही एक्चुअली डिफेंस है, और वहीं पे ही समझा जाता है कि हैकर्स किस तरह से कंप्यूटर्स को हैक करते हैं, तो उनको डिफेंड कैसे करना है। तो अगर सिर्फ आप हैकिंग के ऊपर ही फोकस करें तो आप उसके अंदर एक्सेल करते हैं कि डिफेंस को तोड़ना कैसे। तो साइबर एक ऐसी डोमेन इसलिए इम्पॉर्टेंट बनती जा रही है क्योंकि आम तौर पे हमारे हर चीज़ डिजिटाइज होती जा रही है। हमारे प्रोसेसेस, हमारी जनरली बुक कीपिंग अब डिजिटल पेपरलेस के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। तो उसके अंदर डायरियों में लिखने वाला काम गया। तो उसके ऊपर नेचुरली अब ये कंप्यूटर चूंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो ओवर द इंटरनेट अगर कोई बंदा ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दे या फिर कोई वेबसाइट के अंदर मसला हो जिसको एक्सप्लॉइट कर ले, तो अल्टीमेटली दुनिया के किसी भी कोने से उस कंप्यूटर को, उस सर्वर को, उस सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन को इवन कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये नेचुरली गिव्स एन एडवांटेज टू एनी एडवर्सरी कि आप उसको पहले से ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और एक स्टेप आगे, जिससे आपने ये एग्जांपल दी मई के वाक़े की, या हम लोग अभी वेनेजुएला का एपिसोड देखते हैं, या चाइना, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ की जो साइबर एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ख़ास तौर पे यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसके अंदर भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन विजिबिलिटी में आना शुरू हो गई हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपकी लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल मूविंग चीज़ें हैं, वो जिससे जैसे एडवांस होती जा रही हैं उनके ऊपर भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ओके। तो जहाँ पे अब अभी वेनेजुएला बिल्कुल रिसेंट एपिसोड है, तो वहाँ पे भी अब स्पेकुलेशन यही है कि जो वेनेजुएला की बिजली बंद हुई थी वो नॉन काइनेटिक मैकेनिज्म से हुई, यानी कि जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, साइबर का इस्तेमाल किया गया। ओके। साइबर कमांड ने मोस्ट प्रोबेबली उनकी बिजली को बंद किया। हमजा यही सवाल मेरे जहन में भी था, और अगर देखा जाए थोड़ी सी जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ, मतलब जिस तरह से हमने इंडिया की आधी जो लाइट है वो बंद कर दी थी मई वॉर के अंदर और उसको बड़ी हजीमत उठाना पड़ी थी, इसी तरह एक सवाल जहन में आता है कि जब ये वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया गया तो उनका जो कलानुमा आप कह लें बिल्डिंग थी उसकी लाइट्स ऑफ थी, हालांकि सदारती महल हो और वहां पे सदर रिहाइश पजीर हो और उसकी लाइट्स बंद हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 100 बैकअप प्लान होते हैं। तो ये यानी वहां से लाइट्स जो हैं इसकी ऑफ की गई और फिर सारी कार्रवाई की गई। देखें ये बिल्कुल अब इस चीज़ के ऊपर कोई डेफिनेटिव तो चीज़ नहीं कह सकते, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल थ्रू द डोमेन ऑफ साइबर वॉरफेयर। और साइबर कमांड्स जो बनती जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी और मिलिट्री सेटअप्स के अंदर, तो उनका मकसद भी अल्टीमेटली यही होता है कि इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर सपोर्टिंग रोल के ऊपर एक्टिविटीज़ करें। बिल्कुल ठीक है। हमजा लास्ट में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो हमारी ऑडियंस को। आप अपने पासवर्ड्स को काइंडली सिक्योर रखें। कितने पासवर्ड्स हैं, कहाँ संभालें, समझ ही नहीं आती, कभी याद भी नहीं रहता कि इसका पासवर्ड कहाँ और सेव कहाँ किया था। अच्छा सवाल है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके पासवर्ड को स्टोर करते हैं। ठीक। आप एक पासवर्ड ऐसा रखें जो पासवर्ड मैनेजर का पासवर्ड होगा। ठीक। और बाकी तमाम पासवर्ड्स को रैंडमाइज करते हैं। ओके। और वो रैंडमाइज होने का फ़ायदा ये होगा कि पासवर्ड रिपीट नहीं होंगे। होता यह है कि आपका एक पासवर्ड निकलता है, वही पासवर्ड हर एप्लीकेशन पे लगा होता है, ईमेल पे लगा होता है, अल्टीमेटली आपकी पूरी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ओके। तो ये जो आप बता रहे हैं पासवर्ड मैनेजर्स, ये रिलेटिवली सेफ है। सेफ है, इसमें नॉट एवरीथिंग इज अनहैक, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनहैकेबल ना हो। उसमें क्या देख लें कि रेटिंग कितनी है इसकी, रिव्यूज क्या हैं, थोड़ा सा ये देख लें कि कौन सी कंपनी उसके पीछे है, कौन है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी इसकी यूजेज है, तो आपको मिल जाएंगे ऐसे जो टॉप ऑफ द लाइन पासवर्ड मैनेजर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और अपने पासवर्ड्स ब्राउजर्स में मत स्टोर करें, और इसके अलावा क्रैक सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड करें।
अपने कान खुले रखें, ख़ासतौर पे कॉल्स जो आती हैं या मैसेज जो आते हैं उनको अवॉइड करें कि उनको मत बताएं अपना OTP जी, और लिंक्स पे मत क्लिक करें। और लिंक्स पे मत क्लिक करें। हम सब बहुत शुक्रिया आपका, एक तो आपकी आमद का, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने कुछ राज भी हमारे साथ थोड़े से डिस्कस किए, बताया। और ऑब्वियसली पर्पस भी हमारा यही है कि लोगों का जो डेटा है या लोगों के जो पैसे हैं वो सेफ रह सकें और वो बेचारे उनसे महरूम ना हो जाएं और फिर बाद में उन्हें जो परेशानी होती है उससे बच सकें। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो आजकल जो पाकिस्तान है वो डिजिटलाइज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं। इवन आपकी लैंड का रिकॉर्ड्स है तो वो कंप्यूटर में है, पटवार खाने ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत सारे दिन ब दिन हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। हर महकमा जो है वो डिजिटलाइज कर रहा है अपने आप को, खुद को, जो कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस सब के अंदर साइबर सिक्योरिटी का मसला जो है वो एग्जिस्ट करता है। किस तरह आपने महफूज रहना है ये हमने आपको बताने की कोशिश की, इस पर अमल भी करें। और जनाब अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।